हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बैक क्रॉस के बारे में। एंड बैक क्रॉस के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए थे दो टाइप के क्रॉस। एक हमने देखा था उसमें आउट क्रॉस, दूसरा हमने देखा था उसमें टेस्ट क्रॉस। इनके बाद में नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अब रेसिप्रोकल क्रॉस। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस। देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई भी जो क्रॉस है, सेम क्रॉस को अगर हम पेरेंटल सेक्स को रिवर्स करके परफॉर्म करें, इसको हम बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकल क्रॉस। इफ सेम क्रॉस इज परफॉर्म्ड, इफ same cross is performed, if same cross is performed by reversing if same cross is performed by reversing the parental sex, by reversing the parental sex, parental sex, it is known as reciprocal cross. It is known as reciprocal cross. Reciprocal क्रॉस। देखिए मान लीजिए सेम जो क्रॉस है, सेम क्रॉस को अगर हम पेरेंटल सेक्स को रिवर्स कर दें, रिवर्स करके अगर हम परफॉर्म करें, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। इसे हम समझेंगे यहाँ पे एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए आप देखिए, जो मेंडल के केस में हम बात करें, मेंडल ने जैसे टॉल प्लांट को क्रॉस किया डॉर्फ प्लांट के साथ। टॉल जैसे ये टॉल प्लांट एंड डॉर्फ प्लांट। टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी, डॉर्फ प्लांट के लिए स्मॉल टी। मान लेते हैं जो टॉल प्लांट है ये तो है मेल पेरेंट, एंड जो डॉर्फ प्लांट है ये है क्या, फीमेल पेरेंट। जब इनको क्रॉस किया तो मेंडल ने देखा कि भाई यहाँ पे जो गैमेट बनता है, गैमेट कौन सा बनेगा, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे बनता है गैमेट कैपिटल टी, एंड यहाँ से जो गैमेट बनता है वो होता है कौन सा, स्मॉल टी। यहाँ से गैमेट बनता है कौन सा, स्मॉल टी। और यहाँ से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि F1 जनरेशन के अंदर सारे जो प्लांट आते हैं वो कैसे होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि प्लांट होते हैं एक्चुअल में टॉल। प्लांट कैसे होते हैं, टॉल। मेंडल ने जब देखा कि भाई टॉल को जब हम डॉर्फ से क्रॉस करते हैं तो सारे प्लांट कैसे आते हैं, टॉल आते हैं। अब देखिए मेंडल को ये पता था कि जब अपने काम को वो बाकी लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे तो एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भाई अगर मान लीजिए पेरेंटल सेक्स को हम चेंज कर दें, कहने का मतलब ये है जैसे टॉल प्लांट जो है वो क्या है, मेल पेरेंट, एंड जो डॉर्फ प्लांट है वो क्या है, फीमेल पेरेंट। अगर मान लीजिए इसको रिवर्स कर दें, अगर जो टॉल प्लांट है वो क्या हो, फीमेल पेरेंट हो, एंड जो डॉर्फ प्लांट है वो क्या हो, मेल पेरेंट हो, तो ये जो रेशियो है, ये जो रिजल्ट है, इसमें कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, इसी को चेक करने के लिए मेंडल ने परफॉर्म किया था रेसिप्रोकल क्रॉस। जब मेंडल ने इसको रिवर्स किया, अब हम क्या करेंगे, जो मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट, एक मेल पेरेंट कह लिया इन्होंने यहाँ पे डॉर्फ, मेल पेरेंट लिया अब डॉर्फ, एंड जो फीमेल पेरेंट है वो क्या लिया, टॉल। तो ये तो स्मॉल टी, एंड ये क्या हो गया, कैपिटल टी। अब देखिए गैमेट कैसा बनेगा, गैमेट यहाँ से तो बनेगा क्या, स्मॉल टी, एंड यहाँ से गैमेट कौन सा बनेगा, कैपिटल टी, और यहाँ से आएगी फिर क्या, इन दोनों के क्रॉस से आएगी F1 जनरेशन। तो F1 का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सारे प्लांट जो है वो कैसे होंगे, टॉल होंगे। तो मेंडल ने भाई ये चेक किया कि जो टॉल प्लांट है, चाहे हम मेल लें चाहे फीमेल लें, मतलब जो पेरेंटल सेक्स है इसको हम अगर रिवर्स कर भी देते हैं तो जो रेशियो है, रेशियो क्या मिलता है, सेम मिलता है।
F1 के अंदर सारे प्लांट कैसे आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं। एंड जो F2 जनरेशन है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, जो F2 जनरेशन है उसमें जो रेशियो है वो क्या मिलेगा, 3:1। फिर जो है वो किसके लिए होगा, टॉल के लिए, एंड 1 किसके लिए होगा, डॉफ के लिए। यहाँ बोल सकते हो 75% टॉल एंड 25% डॉफ। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मेंडल को रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर जो भी रिजल्ट है वो क्या मिले, सेम मिले। मेंडल बस जानना चाहते थे कि कोई इम्पैक्ट आता है या नहीं आता है। या आप ये समझ सकते हैं कि मेंडल को ये पहले से पता था कि उनसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी कि भाई अगर मान लीजिए पेरेंटल सेक्स को हम रिवर्स कर दें तो कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मेंडल को कोई चेंज देखने को नहीं मिला। सो मेंडल ऑब्टेन्ड सिमिलर रिजल्ट इन रेसिप्रोकल क्रॉस। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेंडल ऑब्टेन्ड similar results in reciprocal क्रॉस। मेंडल ने जो भी रेसिप्रोकल क्रॉस किया उसमें उनको जो रिजल्ट है वो कैसे मिले, सेम मिले। देखिए मेंडल ने काम को बड़ा सिस्टमेटिकली किया था। जो भी वो क्रॉस परफॉर्म करते थे उसके लिए वो रेसिप्रोकल क्रॉस भी करते थे, चेक करने के लिए कि कहीं कोई डिफरेंस आ रहा है या डिफरेंस नहीं आ रहा। तो मेंडल ने जितने भी रेसिप्रोकल क्रॉस परफॉर्म किए उनमें उनको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। मतलब जो पेरेंटल सेक्स है उसको अगर हम रिवर्स कर भी देते हैं तो कोई यहाँ पर डिफरेंस, कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। ये ऑब्जर्वेशन था किसका, मेंडल का। देखिए बात ये आती है कि भाई चेंज आखिर क्यों नहीं आता है। देखिए सिंपल सी बात ये है, जैसे टॉल को डोव से क्रॉस किया, ये लिया है मान लीजिए मेल प्लांट और ये क्या लिया है, फीमेल प्लांट। यहाँ से जो गैमेट बनेगा वो क्या होगा, कैपिटल टी। यहाँ से गैमेट बनेगा क्या, स्मॉल टी। F1 के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में आएंगे तो प्लांट की जो हाइट है वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पे टॉल हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखोगे इसको रिवर्स कर दिया तो जो मेल प्लांट है वो कैसा है, डोर्फ है। तो यहाँ पे जो मेल गैमेट बनेगा वो कौन सा होगा, स्मॉल टी होगा। जो फीमेल प्लांट है वो टॉल है, यहाँ से बनेगा फीमेल गैमेट, वो कैसा होगा, कैपिटल टी। ये आपस में फ्यूज होंगे F1 जनरेशन के अंदर। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहाँ पे जो प्लांट होंगे वो कैसे होंगे, टॉल होंगे। सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि भाई जो कॉम्बिनेशन बन रहा है F1 के अंदर, जब कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके अंदर क्या आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है। चाहे हम ये वाला केस लें चाहे हम ये वाला केस लें, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ गैमिट, जो सोर्स ऑफ गैमिट है वो चाहे हम चेंज कर दें, मतलब जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी चाहे मेल पेरेंट से आए चाहे कैपिटल टी आए फीमेल पेरेंट से, स्मॉल टी चाहे मेल पेरेंट से आए, स्मॉल टी चाहे किससे आए, फीमेल पेरेंट से, इसका कोई जो इम्पैक्ट है, कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि भाई डिफरेंस देखने को एक्चुअल में क्यों नहीं मिल रहा है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि जो मेल गैमेट है एंड फीमेल गैमेट, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के अंदर, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, देखिए मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों के अंदर न्यूक्लियस तो होता ही है। मेल गैमेट के पास भी न्यूक्लियस होता है, फीमेल गैमेट के पास भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। मेंडल ने जिन भी कैरेक्टर को स्टडी किया था सभी के जो जीन है, उन सारे कैरेक्टर के जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट थे, न्यूक्लियस के अंदर। एंड न्यूक्लियस जो है वो मेल गैमेट के पास भी होता है एंड फीमेल गैमेट के पास भी होता है। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूक्लियस प्रोवाइड करते हैं, और उसकी वजह से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट के अंदर वो जो कॉम्बिनेशन है वो हमें देखने को मिल जाता है। मेंडल ने जो भी रेसिप्रोकल क्रॉस परफॉर्म किए सबका जो रिजल्ट है क्या मिला, उन्हें सेम मिला। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा सेम ही मिलता है, मेंडल को सेम मिला। बाद में जैसे कि कोरेंस आए, कार्ल कोरेंस, जिन्होंने मेंडल के जो वर्क है उसको रीडिस्कवर किया था। कोरेंस ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए रेसिप्रोकल क्रॉस। अब हुआ क्या, कोरेंस को यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन देखने को मिला। कोरेंस ने ऑब्जर्व किया कि भाई कुछ क्रॉस ऐसे भी है जहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉस का जो रेशियो है वो सेम नहीं आता है। अब देखिए क्यों ऐसा होता है कि कुछ केस में तो सेम मिलता है और ऐसा क्यों होता है कि कुछ केस में सेम नहीं मिलता है। देखिए जो जीन होते हैं, एक्चुअल में जो जीन है ये मेनली तो होते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन कुछ जो जीन है वो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। मैक्सिमम जीन हमारे कहाँ पर है, न्यूक्लियस, क्योंकि हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। एंड कुछ जीन कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है। इसके अलावा प्लांट में तो क्लोरोप्लास्ट भी होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है या जो भी प्लास्टिड्स हैं उनके अंदर भी क्या होता है, डीएनए होता है।
तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि हमारे मैक्सिमम जो जीन है वो तो न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, लेकिन कुछ जीन कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में। अब देखिए होता क्या है, जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जायगोट के फॉर्मेशन में मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट की अगर हम बात करें, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। मेल गैमेट जो है ये तो प्रोवाइड करता है केवल क्या, न्यूक्लियस। मेल गैमेट जस्ट प्रोवाइड्स न्यूक्लियस। जो मेल गैमेट है ये केवल क्या प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है। मेल गैमेट जस्ट प्रोवाइड्स न्यूक्लियस। मेल गैमेट में केवल न्यूक्लियस होता है। जाइगोट में जो भी सेल बनती है, तो जो भी साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म कहाँ से आता है, वो आता है फीमेल गैमेट से। फीमेल गैमेट के पास में न्यूक्लियस भी होता है एंड फीमेल गैमेट के पास में साइटोप्लाज्म भी होता है। ये डिफरेंस है बिटवीन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट के अंदर मेनली क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो फीमेल गैमेट है उसके पास में न्यूक्लियस के साथ साथ क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो जब जाइगोट बनता है, जब जाइगोट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, जैसे मान लेते हैं हम, ये यहाँ पे जो जाइगोट बना है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये जो जाइगोट बना है, अब देखिए इसमें कैपिटल टी स्मॉल, न्यूक्लियस तो दोनों क्या आते हैं, मेल गैमेट का भी न्यूक्लियस है यहाँ पे और जो फीमेल गैमेट है उसका भी न्यूक्लियस है। लेकिन इस जाइगोट के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म कहाँ से आता है, ये साइटोप्लाज्म आता है केवल कहाँ से, फीमेल गैमेट से। जो फीमेल गैमेट है उसका जो साइटोप्लाज्म है ये ट्रांसफर होता है किसमें, जाइगोट में। तो साइटोप्लाज्म केवल कहां से आएगा, फीमेल गैमेट से। केवल फीमेल गैमेट ही साइटोप्लाज्म को कैरी करता है। मेल गैमेट जस्ट प्रोवाइड्स न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर सेम, बट इन केस ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म केवल कौन लेके आता है, फीमेल गैमेट। अब देखिए यहाँ पे होता क्या, मान लीजिए हम किसी ऐसे जो कोरेंस थे, कोरेंस ने एक्चुअल में कुछ ऐसे कैरेक्टर को ले लिया जिनके जो जीन थे वो कहाँ पे प्रेजेंट थे, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जिन कैरेक्टर का जीन प्रेजेंट है, उनके लिए जब रेसिप्रोकल क्रॉस करेंगे तो जो रेशियो है वो कैसा आएगा, डिफरेंट आएगा। यहाँ पे रेशियो सेम नहीं आएगा। भाई साइटोप्लाज्म को केवल कौन कैरी कर रहा है, फीमेल गैमेट, एंड जो फीमेल गैमेट है वही रेस्पॉन्सिबल होगा वहां पे उस जीन के ट्रांसफर के लिए या उस जीन के इनहेरिटेंस के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे जैसे कि हाइट का जो जीन है, वैसे तो खैर प्लांट के अंदर में पता है कि हाइट का जो जीन है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि वो जो जीन है वो प्रेजेंट है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। हाइट का जीन प्रेजेंट है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, और वो प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब देखिए उस जीन को कैरी कौन करेगा, कैरी करेगा वहां पे कौन, कैरी करेगा वहां पे कौन, फीमेल गैमेट। जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो हाइट का जीन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, टॉल को अगर हम डोफ से क्रॉस करेंगे तो उस केस में अगर यानी कि जो हाइट का जीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कैरी करेगा कौन, फीमेल गैमेट। और ये जो फीमेल गैमेट है ये साइटोप्लाज्म को कैरी करेगा और ये बनाएगा क्या, जाइगोट। तो जो जाइगोट बनेगा यानी कि जो F1 प्लांट बनेंगे उनकी जो हाइट है वो कैसी हो जाएगी, डोर्फ हो जाएगी, क्योंकि डोफनेस का जो जीन है वो इसके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए आप इसमें रिवर्स कर देंगे, यहाँ पे कर दिया रिवर्स। अब देखिए रिवर्स की वजह से क्या हो गया कि जो फीमेल गैमेट है उसमें जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास जीन कौन सा आ गया, अब टॉलनेस का आ गया। तो टॉलनेस वाला जो जीन है वो फिर ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे जो प्लांट है वो कैसे हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर जीन प्रेजेंट है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में अगर जीन प्रेजेंट है तो फिर जो एक तरह से फीमेल गैमेट है या जो फीमेल पेरेंट है वही वहां पे रेस्पॉन्सिबल है। फीमेल गैमेट ही कैरी करता है किसको, साइटोप्लाज्म को। तो अगर जीन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे जो रेसिप्रोकल क्रॉस का रेशियो है वो वेरी करेगा। रेसिप्रोकल क्रॉस एक्चुअल में देखिए, जीन अगर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो केवल जो फीमेल गैमेट है या जो फीमेल पेरेंट है वो उस कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जीन प्रेजेंट है कौन सा, डोफनेस का, तो F1 के अंदर जो प्रोजेनी है वो कैसे आ जाएंगे, डोर्फ आ जाएंगी। यहाँ पे मान लीजिए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर जीन प्रेजेंट है कौन सा, टॉलनेस का, तो यहाँ पे जो प्रोजेनी आएंगी वो कैसी आएंगी, टॉल आएंगी। तो यहाँ पे आ रही है डोर्फ, यहाँ पे कैसी आएंगी, टॉल। तो रेसिप्रोकल क्रॉस का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक तरह का एक एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका एक्सेप्शन क्या होगा, एक्सेप्शन, देखिए इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस।
साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए केवल रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? फीमेल पेरेंट। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज मैटरनल इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो नोन एज मैटरनल इनहेरिटेंस। मैटरनल इनहेरिटेंस। तो देखिए यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि अगर जीन जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तब तो क्या होगा, जो रेसिप्रोकल क्रॉस है उसका जो रेशियो है वो क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। लेकिन अगर जीन कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर, तो जो रेसिप्रोकल क्रॉस का रेशियो है वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं फिर कौन? मॉर्गन। मॉर्गन जो है यहाँ पे कुछ क्रॉस करते हैं एंड देखते हैं कि भाई अगर जीन इवन न्यूक्लियस के अंदर है तब भी जो रेसिप्रोकल क्रॉस है उसका जो रेशियो है वो डिफरेंट हो सकता है। मॉर्गन ने बताया कि होता क्या है कि देखिए जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। जो ऑटोसोम्स हैं, ऑटोसोम के लिए तो मेल एंड फीमेल कैसे होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है, जैसे हम अगर मान लीजिए ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बींग में जैसे मेल है, मेल के पास में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो होता है क्या? एक्स एंड वाई। और जो फीमेल है उसके पास में क्या होते हैं? दो एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है जो मेल एंड फीमेल है वो सेक्स क्रोमोसोम के लिए कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो मान लीजिए अगर हम किसी ऐसे कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं जिसका जीन कहाँ प्रेजेंट है? सेक्स क्रोमोसोम पे। एंड सेक्स क्रोमोसोम के लिए ऑब्वियस सी बात है मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट बिकॉज फीमेल हैव 2x क्रोमोसोम एंड जो मेल है उनके पास क्या होते हैं? 1x एंड 1y क्रोमोसोम। तो ऑब्वियस सी बात है इन जीन के लिए मेल फीमेल डिफरेंट है, मतलब सेम नहीं है, सेम टाइप के क्रोमोसोम नहीं होते हैं मेल एंड फीमेल के अंदर, स्पेसिफिकली कौन से? सेक्स क्रोमोसोम। तो इस तरह के जो कैरेक्टर है, इस तरह के जो जीन है, इनके लिए अगर रेसिप्रोकल क्रॉस करेंगे तो यहाँ भी जो रेशियो है वो क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। इसी को बोला गया था सेक्स लिंकेज। मॉर्गन ने क्या बोला इसे? सेक्स लिंकेज। इसके बारे में खैर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे होगी कितनी? 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि जो जीन है अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो एंड ऑटोसोम पे प्रेजेंट हो, ये ध्यान रखना है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो एंड ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट हो, तो जो रेसिप्रोकल क्रॉस है उसका जो रेशियो है वो कैसा होगा? सेम होगा। अगर जीन जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है या फिर जीन प्रेजेंट है कहाँ पे? सेक्स क्रोमोसोम पे, तो जो रेशियो है रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस विल बी डिफरेंट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आज की डेट में भी जो रेसिप्रोकल क्रॉस है ये परफॉर्म किए जाते हैं, इनका आज की डेट में खैर पर्पस जो है वो डिफरेंट है। पर्पस होता है जीन की लोकेशन फाइंड आउट करना। जीन की जो रफ लोकेशन है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग द रेसिप्रोकल क्रॉस। देखिए मान लीजिए आपने आप किसी कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपको पता करना है कि भाई इस कैरेक्टर का जो जीन है वो न्यूक्लियस के अंदर है या वो साइटोप्लाज्म के अंदर है, तो इसके बारे में आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं बाय परफॉर्मिंग द रेसिप्रोकल क्रॉस। आपने रेसिप्रोकल क्रॉस परफॉर्म किया, मान लीजिए आपको रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर जो रेशियो है वो क्या मिल रहे हैं? सेम मिल रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वो जो जीन है वो जीन कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है एंड वो ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस में एंड ऑटोसोम पे जब वो जीन होगा तभी जो रेसिप्रोकल क्रॉस का रेशियो है वो सेम मिल सकता है। अच्छा, आपने जब रेसिप्रोकल क्रॉस परफॉर्म किया आपको रेशियो सेम नहीं मिला, रेशियो सेम नहीं मिला तो देखिए ऑब्वियसली बात है, दो केस है यहाँ पे, या तो जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम पे है या जीन प्रेजेंट है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। मान लीजिए आपने जब क्रॉस परफॉर्म किया और आपने देखा कि भाई जो फीमेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट वाले जो कैरेक्टर है वही प्रोजेनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब जो जीन है वो साइटोप्लाज्म में है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैटरनल इनहेरिटेंस। क्योंकि जीन अगर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो फीमेल के पास में जो भी कैरेक्टर होंगे वो सारे कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे प्रोजेनी के अंदर, क्योंकि साइटोप्लाज्म को केवल कौन कैरी करता है? फीमेल गैमेट। एंड आपने देखा कि भाई डिफरेंट तो आ रहा है, रेशियो डिफरेंट तो आ रहे हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस के रेशियो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई मैटरनल वाला जो इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिल रहा है। मेल वाला भी जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाते हैं, मतलब मेल वाले जो कैरेक्टर है वो भी एक्सप्रेस हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो जीन है वो न्यूक्लियस के अंदर कहाँ प्रेजेंट है? सेक्स क्रोमोसोम्स पे। देखिए मेंडल ने जितने भी रेसिप्रोकल क्रॉस परफॉर्म किए थे उनके रेशियो उनको सेम मिले थे। उसके पीछे रीज़न ये भी है कि पहली बात तो ये जो भी मेंडेलियन कैरेक्टर हैं उनके जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस पे। एंड जो न्यूक्लियस होता है, मतलब जैसे पी प्लांट की बात करें, वो होता है कैसा, मतलब उसका जो फ्लावर है वो होता है कैसा? बाइसेक्सुअल। पी प्लांट के अंदर कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं भाई, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, वहाँ पे सारे क्या होते हैं? ऑटोसोम।
तो ये भी एक रीज़न था कि मेंडल को सारे कैरेक्टर के अंदर जब भी उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस परफॉर्म किया, जो रेशियो है वो कैसा मिला, सेम, क्योंकि सारे जो क्रोमोसोम थे वो ऑटोसोम्स थे एंड कोई भी उन्होंने ऐसा कैरेक्टर नहीं लिया था जिसका जीन साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हो। तो मतलब जो भी कैरेक्टर उन्होंने स्टडी किया वो न्यूक्लियस, उनके जीन न्यूक्लियस के अंदर ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट थे, इसीलिए जब भी उन्होंने क्रॉसेस परफॉर्म किए रेसिप्रोकल क्रॉस, उनको रेशियो कैसा मिला, सेम। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया इसमें रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में। देखिए इसके बाद में इसमें एक चीज़ हम और डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल की सक्सेस के क्या रीजन थे? देखिए जो मेंडलिज्म है, मेंडलिज्म का ये लास्ट पार्ट है। जैसे हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने देखा था इसमें कि भाई मेंडल का वर्क हिडन क्यों रहा, उसके क्या रीजन थे। आज हम देखेंगे कि मेंडल के सक्सेस के क्या रीजन थे। तो फर्स्ट तो इसमें आप देख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट को सेलेक्ट करना ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। देखिए जो पी प्लांट है उसको एक आइडियल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल माना जाता है। आप समझ सकते हो भाई मेंडल ने फिर बाद में हिरेशियम को भी सेलेक्ट किया था, लेकिन जो हिरेशियम है जिसको हॉकवीड भी बोलते हैं, उसके अंदर मेंडल का कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया था। तो जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड इसको एक तरह से सेलेक्ट करने की वजह से आप बोल सकते हो जो मेंडल है उनको इतने अच्छे रिजल्ट मिल पाए। सेकेंड इसमें हम देखेंगे यूज ऑफ मैथमेटिक्स, यूज ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स खैर इस बात का भी रीज़न है कि जिसकी वजह से उन्हें उस समय प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया था। अब देखिए दिक्कत बस ये थी कि मैथमेटिक्स की वजह से बाकी के जो उस समय के बायोलॉजिस्ट थे उनको उनका जो वर्क है वो उतना समझ में नहीं आया, आप ऐसे बोल सकते हैं, या उन्होंने उसको उस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन ये जो मैथमेटिक्स का यूज़ है इसी की वजह से आगे चल के मेंडल का जो वर्क है उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिलती है। देखिए मेंडल मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे थे। मेंडल ने जो भी अपने क्रॉसेस थे, जैसे मान लीजिए वो परफॉर्म कर रहे हैं क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो पहले से ही जो रिजल्ट है उससे प्रेडिक्ट करते थे मैथमेटिक्स के बेसिस पे। बहुत बड़ा सैंपल साइज लेते थे, उसके अंदर जो भी रेशियो है उसे निकालते थे। तो उन्होंने मैथमेटिक्स को काफ़ी सही से यहाँ पे यूज़ किया बायोलॉजी को एक्सप्लेन करने में। इसके अलावा स्टडी ऑफ वन या फ्यू कैरेक्टर्स एट ए टाइम, स्टडी ऑफ वन या फ्यू कैरेक्टर्स एट ए टाइम। मेंडल जो है जब भी स्टडी करते थे, मेंडल ने अपने काम को काफ़ी सिंपल रखा। देखिए उस समय क्या होता था, बाकी के जो साइंटिस्ट थे ज़्यादातर क्या करते थे, वो मैक्सिमम जो कैरेक्टर मतलब प्लांट के सारे कैरेक्टर को स्टडी करना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से जो वर्क है वो हो जाता था काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। मेंडल ने अपने वर्क को काफ़ी सिंपल रखा। मेंडल ने सिंगल कैरेक्टर से स्टडी स्टार्ट की, जिसको हम बोलते हैं क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद उन्होंने फिर स्टार्ट किया क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने काम को काफ़ी सिंपल रखा और इस सिंपल वर्क की वजह से ही वो किसी प्रॉपर कंक्लूजन तक यहाँ पे पहुँच पाए और उन्होंने जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया। इसके अलावा यूज ऑफ प्योर पेरेंट्स, यूज ऑफ प्योर पेरेंट्स। मेंडल जब भी अपने क्रॉसेस को स्टार्ट करते थे तो वो यूज करते थे क्या, प्योर पेरेंट को, प्योर पेरेंट को यूज करते थे। इसी वजह से उनको जो रिजल्ट है वो सेम पैटर्न पे मिलते हैं। इसी वजह से वो जेनेटिक्स में जो कंक्लूजन्स है उनके बारे में बता पाए। देखिए आप समझ सकते हो, मान लीजिए जैसे टॉल को डॉर्फ से क्रॉस करना है, तो पहले मेंडल ने क्या किया, टॉल एंड डॉर्फ उनके लिए प्लांट को क्या बनाया, होमोजाइगस। तो मेंडल ने कई जनरेशन तक सेल्फिंग परफॉर्म की, उसके बाद में क्या किया, उनको होमोजाइगस बनाया, यानी कि जब पेरेंट प्योर हो जाते हैं तभी उन्होंने क्रॉस को स्टार्ट किया। देखो प्योर होना यहाँ पे जरूरी है। मान लीजिए आप जैसे अगर डायरेक्ट कोई एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर दे, जैसे टॉल प्लांट है, अब टॉल प्लांट तो भाई ये भी हो सकता है। अब इसे मान लीजिए क्रॉस किया गया किससे, डॉर्फ से, तो प्लांट कैसा मिलेगा, टॉल। सारे प्लांट टॉल मिले, ठीक है। मान लीजिए नेक्स्ट टाइम क्रॉस स्टार्ट किया ये वाला,
अब जब ये वाला क्रॉस करेंगे तो प्लांट जो है वो टॉल भी मिलेंगे एंड प्लांट जो है वो डॉर्फ भी मिलेंगे। ये वाला केस कब होगा? जब प्योर पेरेंट का फॉर्मेशन नहीं किया जाएगा, प्योर पेरेंट का सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई पर्सन डायरेक्ट बस क्रॉस को परफॉर्म कर रहा है कि टॉल दिखाई दिया, टॉल लिया और डॉफ ले लिया। जब हम टॉल प्लांट को देखते हैं, भाई टॉल देखने में पता नहीं चलेगा कि प्लांट ये वाला टॉल है या फिर ये वाला टॉल है। तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने डायरेक्ट क्रॉस को स्टार्ट नहीं किया। मेंडल ने पहले क्या बनाया? होमोजाइगस। तो मेंडल जब भी टॉल को डॉफ से क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पे जो टॉल था वो कौन सा था? कैपिटल टी, कैपिटल टी। अगर मान लीजिए मेंडल डायरेक्ट ही क्रॉस स्टार्ट करते थे कि टॉल को डॉफ से, अब पता चला कि कभी तो टॉल ये वाला होता और कभी जो है टॉल वो ये वाला होता। अगर टॉल ये वाला होता तो देखते कि हाँ भाई F1 जनरेशन के अंदर सारे प्लांट टॉल हैं। अगर मान लीजिए टॉल ये वाला होता तो फिर वो देखते कि भाई F1 जनरेशन में कुछ तो टॉल मिल रहे हैं, कुछ डॉर्फ भी मिल रहे हैं। तो यहाँ से किसी प्रॉपर जो कंक्लूजन है वहाँ तक पहुँच पाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब होमोजाइगस जो पेरेंट है, जब प्योर पेरेंट है, उन्हीं को लेके उन्होंने क्रॉस को स्टार्ट किया तो उनको जो रिजल्ट है वो कैसे मिले? सेम मिले। जब भी उन्होंने टॉल को डॉफ से क्रॉस किया तो उनको क्या मिले? टॉल प्लांट मिले, क्योंकि जब भी उन्होंने टॉल को यूज़ किया है तो वो कैसे थे? होमोजाइगस थे। तो हमेशा प्योर पेरेंट से अपने एक्सपेरिमेंट को उन्होंने स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से उन्हें सेम टाइप के जो रिजल्ट है वो देखने को मिले हैं। और इसके बाद में लास्ट आप लिखेंगे इसमें लास्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। देखिए इसका मतलब क्या था? क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है, उन्होंने की थी लार्ज स्केल स्टडी। मेंडल जब मान लीजिए टॉल को डॉफ से क्रॉस कर, या एग्जांपल के लिए हम देखें कि भाई मेंडल ने जैसे हाइट के लिए जब F2 जनरेशन को ऑब्जर्व किया, एक्चुअल में जब आप उनका अगर रियल आप उनका सैंपल साइज देखेंगे तो हाइट के लिए F2 जनरेशन में करीब 1200 प्लांट थे। 1200 प्लांट, मतलब ऐसा नहीं कि वो 3-4 प्लांट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। F2 जनरेशन के अंदर 1200 प्लांट थे, उनमें से उनको क्या मिले? 75% टॉल थे एंड 25% डॉफ थे। तो कहने का मतलब सिंपल सा ही है। देखिए मेंडल को मैथमेटिक्स का या स्टैटिस्टिक्स का अच्छा आइडिया था। उनको पता था कि जो भी वो मैथमेटिक्स से जो भी रिजल्ट निकाल रहे हैं वो तभी देखने को मिलेंगे जब वो लार्ज सैंपल साइज को यूज़ करेंगे। उनको पता था कि भाई एक तरह से क्या स्टैंडर्ड मतलब डेविएशन मोड होता है, मीन मीडियन, सारी चीज़ें उनको पता थी स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। जो मीन मीडियन मोड है, मतलब जो स्टैटिस्टिक है उनका पूरा उनको आइडिया था। और उनको पता था कि जो भी वो रिजल्ट, जैसे 3:1 का वो रेशियो पहले से ही निकाल के बैठे थे, मतलब मैथमेटिक्स के लिए उन्होंने कैलकुलेट किया कि भाई 3:1 का रेशियो मिलेगा। अब उनको ये भी पता था कि 3:1 का रेशियो तभी आएगा जब वो सैंपल साइज क्या लेंगे? लार्ज लेंगे। आप देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, मेंडल हैड लार्ज सैम्पलिंग साइज विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा ही कलेक्टेड। मतलब मेंडल ने जो है सैंपल साइज क्या लिया? लार्ज लिया। जैसे F2 जनरेशन के अंदर वो करीब 1000 या 1200 जो प्लांट है हर एक क्रॉस के अंदर ऑब्जर्व कर रहे थे। तो बड़ा जो सैंपल साइज लेने का देखिए फ़ायदा क्या होता है? ऑब्वियसली बात, अगर मान लीजिए एक एक प्लांट पे क्रॉस कराएंगे और फिर अपने काम को प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से ये पता नहीं चलेगा कि ये एक जनरल प्रिंसिपल है या ये चीज़ केवल उस प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। लार्ज सैंपल साइज लेने का फ़ायदा ये भी है कि यहाँ से समझ में आया कि भाई ये एक जनरल प्रिंसिपल है जो कि सभी प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो भी मैथमेटिकली उन्होंने रिजल्ट को पहले से प्रेडिक्ट किया था वही जो रिजल्ट है उनको देखने को मिलता है। और उस रिजल्ट को देखने के लिए लार्ज सैंपल साइज होना जरूरी था, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है उसके जो रेशियो हैं वो तभी सही आते हैं जब सैंपल साइज क्या हो? ज़्यादा हो। ठीक है, ये हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब लार्ज सैंपल साइज को क्या करते थे? स्टडी करते थे। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्वालिटेटिव कैरेक्टर। अब ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में भी खैर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। देखिए दो टाइप के कैरेक्टर होते हैं, एक तो होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। मेंडल ने जो भी कैरेक्टर स्टडी किए वो सारे कैसे थे? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, ठीक है। दूसरे कौन से होते हैं? क्वांटिटेटिव। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मेंडल ने मान लीजिए जैसे प्लांट जो है ये वाला टॉल है या फिर प्लांट ये वाला टॉल है, होमोजाइगस टॉल या हेटेरोजाइगस टॉल।
मेंडल को जो हाइट है वो कैसे देखने को मिली, सेम। जबकि आप देखोगे यहाँ पे दो डोमिनेंट है, यहाँ पे केवल एक डोमिनेंट है। भाई यहाँ पे दो एलील हैं हाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, टॉलनेस के लिए, यहाँ पे केवल सिंगल एलील है टॉलनेस को प्रोड्यूस करने के लिए, तब भी जो हाइट है वो कैसी है, यहाँ पे सेम है। तो आप क्या बोलेंगे इसको, क्वालिटेटिव कैरेक्टर। जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, जो कैरेक्टर है उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, सेम होती है। मान लीजिए जो हाइट वाला कैरेक्टर है ये होता कैसा, क्वांटिटेटिव। अगर ये होता क्वांटिटेटिव तो मान लीजिए आपकी अगर कैपिटल डी जो है इससे अगर बनती, मान लीजिए हाइट कितनी, 20 फीट, तो कैपिटल टी स्मॉल टी से बननी चाहिए थी कितनी, करीब 10 फीट। भाई यहाँ पे तो दो जो डोमिनेंट एलील है वो काम कर रहे हैं, यहाँ पे केवल सिंगल जो डोमिनेंट एलील है वो काम कर रहा है। तो आगे जब हम देखेंगे क्वांटिटेटिव के बारे में, तो क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होता है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ये अलग अलग टाइप, मतलब जो इंटेंसिटी होती है कैरेक्टर की वो यहाँ पे डिफरेंट होती है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे दो एलील काम कर रहे हैं, दो डोमिनेंट एलील यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे केवल सिंगल जो डोमिनेंट एलील है वो काम कर रहा है। तो होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस में कैरेक्टर की जो इंटेंसिटी है उसमें अगर डिफरेंस देखने को मिले तो मतलब जो कैरेक्टर है वो कैसा है, क्वांटिटेटिव है। लेकिन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस अगर सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करें तो जो कैरेक्टर है वो कैसा होगा, क्वालिटेटिव। तो मेंडल, आप बोल सकते हो मेंडल की एक तरह से किस्मत अच्छी थी इस केस में कि इन्होंने जो भी कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे, जो भी इन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे, उन 7 कैरेक्टर के जो जीन है, उन सभी कैरेक्टर के जो जीन है वो कैसे थे, मतलब जो कैरेक्टर है वो कैसे थे, क्वालिटेटिव। ये क्वालिटेटिव थे, इसी वजह से उनको जो रिजल्ट है वो सेम देखने को मिले। अगर वो क्वांटिटेटिव होते तो थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जो क्वांटिटेटिव होते हैं उनका जो एक्सप्रेशन है उसमें ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो प्रॉपर जो रिजल्ट है, जिस तरह से क्वालिटेटिव के केस में एक सिमिलर टाइप के रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्वांटिटेटिव में क्या होता है, क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो कम ज़्यादा हो जाती है, एक्सप्रेशन में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, तो प्रॉपर रिजल्ट जिस तरह से यहाँ मिले थे उस केस में नहीं मिल पाते। इवन कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे कि एक थे कॉल र्यूटर साइंटिस्ट, मेंडल से पहले उन्होंने परफॉर्म किए थे टोबैको प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट। लेकिन अब हुआ क्या कि टोबैको प्लांट के अंदर जिन कैरेक्टर को वो स्टडी कर रहे थे वो कैरेक्टर थे कैसे, क्वांटिटेटिव। इस वजह से उन्हें सिमिलर टाइप के जो रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिल पा रहे थे। तो मेंडल ने ऑब्जर्व किए थे क्वालिटेटिव कैरेक्टर, एंड ये जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर है इनको उन्होंने स्टडी किया था कैसे, क्वांटिटेटिव मेथड से। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, लार्ज स्केल पे उन्होंने स्टडी किया है, एंड कैरेक्टर कैसे थे, क्वालिटेटिव। ठीक है, तो जो भी पॉइंट्स है ये आपको याद रखना है। पहले हमने देखा था कि मेंडल के वर्क के हिडन रहने के क्या रीज़न थे, वो भी आपको याद रखना है। एंड मेंडल जो है ऑब्वियसली बात है सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे, वो तो उस समय उनके जो वर्क है उनको लोग नहीं समझ पाए, तो उनकी सक्सेस के क्या रीज़न थे ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मेंडलिज्म वाला पार्ट है ये होता है कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे पोस्ट मेंडलिज्म के बारे में। थैंक यू।